दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आदमी गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 11वीं पोजीशन पर आ जाते हैं और इस रिपोर्ट के 18 महीने बाद एक और रिपोर्ट आती है जिसमें सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर अडानी के ऑफ शेयर एंटिटी में हिस्सा होने का दावा किया जाता है। आखिर ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या? क्यों इसकी रिपोर्ट के बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन के पसीने छूट जाते हैं? आखिर किस तरह से अडानी के स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा था और इसका सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच से क्या कनेक्शन है? इन सब बातों में कितनी सच्चाई, सब कुछ जानेंगे हम आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहला, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है क्या। दूसरा, जनवरी 2023 के हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयर में क्या गड़बड़ियां बताई। और तीसरा, माधवीपुरी बुच का इससे क्या कनेक्शन है और इन्होंने हिंडनबर्ग के एलिगेशन का क्या रिप्लाई दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसकी शुरुआत 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। हिंडनबर्ग उन कंपनियों पर रिसर्च करती है जिस कंपनी का किसी फ्रॉड या करप्शन में होने का शक होता है। इनकी सभी रिसर्च सीक्रेटली होती है और ये अपनी रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले उस कंपनी के शेयर और बॉन्ड्स में शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं और इनकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद जब शेयर के दाम गिरते हैं तब इनकी कमाई होती है। बेसिकली हिंडनबर्ग अपनी कमाई शॉर्ट सेलिंग के जरिए करती है। ये शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, क्योंकि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये जानना है कि इस कंपनी का नाम एक एयरशिप पर रखा गया था जो कि 1937 में क्रैश हो गई थी। इस एयरशिप का नाम LZ-129 हिंडनबर्ग था और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस एयरशिप का नाम जर्मन मिलिट्री के ऑफिसर पॉल वॉन हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया था जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जर्मनी को लीड किए थे और 1925 में रिटायर होने के बाद ये जर्मनी के प्रेसिडेंट बन गए। ये वही शख्स थे जिन्होंने 1933 में प्रेशर की वजह से एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि हिटलर ने किस तरह से यहूदियों का नरसंहार कराया था, इसका लिंक आपको कार्ड में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। LZ-129 एयरशिप जर्मनी का कॉमर्शियल पैसेंजर एयरशिप था जो कि 6 मई 1937 को अमेरिका के लेकहर्स्ट नावल एयर स्टेशन पर उतरते हुए आग पकड़ लेता है। इस हादसे में 97 लोगों में से 37 लोगों की मौत हो जाती है। इस हादसे का कारण हिंडनबर्ग एयरशिप में जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस भरा होना बताया जाता है और ये गैस अगर कम होती तो शायद ये हादसा नहीं होता, इसलिए इसे मैन मेड डिजास्टर भी कहते हैं। नाथन एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग एयरशिप पर इसलिए रखा क्योंकि जिस तरह एयरशिप में आग लगना एक मैन मेड डिजास्टर था, उसी तरह वह कंपनी जो फ्रॉड और करप्शन करती है जिसकी वजह से लोगों के पैसे डूब जाते हैं, इस तरह के फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर को रोका जा सके। हिंडनबर्ग रिसर्च में 9 लोग काम करते हैं लेकिन इनका नाम पता क्या है इसका डाटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। हिंडनबर्ग 2017 से आज की डेट तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 98 रिपोर्ट पब्लिश कर चुका है जिसमें अडानी ग्रुप, निकोला, सुपर माइक्रो कंप्यूटर, क्लोवर हेल्थ जैसी कंपनियां शामिल हैं। हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसने रिसर्च कर जिस कंपनी पर भी अपनी रिपोर्ट दी है उस कंपनी के शेयर 50% से भी ज्यादा गिरे ही हैं। अब जानते हैं जहां सब लोग शेयर के प्राइस बढ़ने से पैसे कमाते हैं वहाँ हिंडनबर्ग शेयर के प्राइस गिरने से पैसे किस तरह से कमाता है। दरअसल हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाता है। यह कंपनी जब भी किसी पर रिसर्च करती है और उसमें कुछ सस्पिशियस मिलता है तो यह उस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स ब्रोकर से उधार पर ले लेते हैं और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले सभी शेयर मार्केट में बेच देती है और रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद जब सभी शेयर के दाम गिर जाते हैं तब दोबारा उसी शेयर को कम दाम में खरीद कर उधार लिए हुए शेयर ब्रोकर को वापस कर देते हैं। तो अल्टीमेटली यह सभी शेयर को ज्यादा दाम में बेचकर और कम दाम में खरीद कर अपना प्रॉफिट कमाते हैं। वैसे इस तरह से शॉर्ट सेलिंग कर कमाई करना बहुत ही रिस्की काम होता है क्योंकि किसी भी शेयर के प्राइस बढ़ने की कोई अपर लिमिट नहीं होती। अगर हिंडनबर्ग किसी कंपनी के शॉर्ट सेलिंग करता है और उसके दाम गिरने के बजाय बढ़ने लग जाते हैं तो हिंडनबर्ग को लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है और शायद इसीलिए हिंडनबर्ग को अपनी रिपोर्ट पर इतना भरोसा होता है कि उसकी रिसर्च गलत नहीं हो सकती है। कभी या जिस कंपनी पर भी रिसर्च करते हैं उस कंपनी के शेयर प्राइस नीचे गिरने के साथ साथ
उस कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाती है। हिंडनबर्ग आज से कुछ दिन पहले 10 अगस्त 2024 को एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका टाइटल होता है कि मुखबिर के दस्तावेज से पता चलता है कि सेबी के चेयरपर्सन की अडानी के ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है। दरअसल यह रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर की गई रिसर्च के 18 महीने के बाद आती है। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग लिखता है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ एविडेंस होने के बावजूद और 40 इंडिपेंडेंट मीडिया के इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी सेबी अडानी ग्रुप के खिलाफ पब्लिकली कोई भी एक्शन नहीं लेती है, बल्कि 27 जून 2024 को सेबी हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेज देती है। इस नोटिस में अडानी ग्रुप के खिलाफ की गई 106 पेज की एनालिसिस में सेबी कोई भी एरर नहीं निकालती है, बल्कि ये बताती कि हिंडनबर्ग ये सब शॉर्ट पोजीशन के लिए करते हैं। लेकिन ये 106 पेज की रिपोर्ट क्या थी जिसमें हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन का दावा करता है? तो चलिए थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं कि किस तरह से अडानी ग्रुप ऑफशोर सेल एंटिटी का यूज करके अपने प्राइस को मैनिपुलेट करने का काम करते थे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज से 18 महीने पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका टाइटल था दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आदमी किस तरह से कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद 4 हफ्ते में ही अडानी ग्रुप का मार्केट वैल्यूएशन 19.2 लाख करोड़ से 8.2 लाख करोड़ हो जाता है और इसी के साथ थर्ड रिचेस्ट पर्सन से गिरकर 11वीं पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। बेसिकली अडानी ग्रुप में 10 कंपनियां आती है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि अडानी ग्रुप पर रिसर्च के दौरान अडानी ग्रुप के दर्जनों व्यक्ति और फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात की जिन्होंने अडानी ग्रुप के कई डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इस रिपोर्ट में लिखा है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी 2004-05 के दौरान डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के स्कैम में सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे और इसका आरोप DRI डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस ने लगाया था। DRI इंडिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि स्मगलिंग के ऑपरेशंस को रोकती है। हिंडनबर्ग आगे लिखती है कि राजेश अडानी के डायमंड स्मगलिंग में होने के बावजूद भी अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा जो कि सेम डायमंड ट्रेडिंग में रिंग लीडर था, उसको अडानी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। ये आगे लिखते हैं कि अडानी ग्रुप पर पहले भी 4 गवर्नमेंट फ्रॉड जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी वगैरह की इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है। हिंडनबर्ग आगे अपनी रिपोर्ट में ये डेटा दिखाते हैं कि किस तरह से पिछले 3 साल में अडानी ग्रुप के शेयर प्राइस मिस्टीरियसली कितने गुना बढ़ चुके हैं। जैसे कि ये अडानी इंटरप्राइजेस पिछले 3 साल में 1398% की ग्रोथ, अडानी टोटल गैस 2121% की ग्रोथ और बाकी सभी इसी तरह से कई गुना बढ़े हुए कंपनी की शेयर प्राइस। हिंडनबर्ग आगे एक और डाटा दिखाता है जिसमें अडानी की कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन कितनी गुना बढ़ चुकी है। जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी को ही देखिए, PE रेशियो 815 गुना बढ़ गया है जबकि इंडस्ट्री एवरेज 24 गुना ही है। इसी तरह आगे और भी एवरेज दिए हैं जो कि इंडस्ट्री एवरेज से कई गुना बढ़े हुए हैं। हिंडनबर्ग इस तरह की मिस्टीरियस ग्रोथ के पीछे का रीजन स्टॉक मैनिपुलेशन बताता है जो कि ऑफशोर सेल एंटिटी का यूज करके किया गया है। अडानी किस तरह से सेल कंपनीज का यूज कर रहे हैं इसका डायग्राम इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो स्टॉक मैनिपुलेशन में ऑफशोर सेल एंटिटी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, जानने से पहले आपको ऑफशोर और सेल कंपनी का मतलब पता होना जरूरी है। ऑफशोर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो देश के बाहर बनाई जाती है, खासकर ऐसी जगह जहां पर टैक्स कम से कम देना पड़े। ऐसी कंट्रीज को टैक्स हेवन कंट्रीज कहते हैं। और कुछ ऐसे देश और आइलैंड भी होते हैं जो अपने यहाँ खोली गई कंपनीज का ज्यादा पेपर वर्क नहीं कराते हैं और ना ही अपने यहाँ की कंपनी का डाटा किसी दूसरे देश के साथ शेयर करते हैं। और सेल कंपनी ऐसी कंपनीज को कहते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कि एक फेक कंपनी जो कि सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करती है, ना कि रियल में। तो ऑफशोर सेल एंटिटी ऐसी कंपनीज को कहते हैं जो कि देश के बाहर हो और रियल में एग्जिस्ट ना करती हो। ऐसी कंपनीज मॉरिशस, बरमूडा और कैरेबियन आइलैंड पर बनाई जाती हैं। तो अब देखते हैं किस तरह से अडानी कंपनी का स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा था। ये सबसे पहले एक सेल कंपनी मॉरिशस में बनाते हैं। उसके बाद अडानी ग्रुप में आए हुए पैसे को उन सेल कंपनी में भेज दिया जाता है। उसके बाद उन सेल कंपनी से दोबारा अडानी ग्रुप के कंपनीज के शेयर खरीदे जाते हैं, जिससे अडानी ग्रुप के कंपनी के दाम बढ़ने लगते हैं। उसके बाद आए हुए पैसे को फिर से उन्हीं सेल कंपनी में भेज दिया जाता है
और दोबारा से उन सेल कंपनी से अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे जाते हैं, जिससे और भी ज्यादा इनके दाम बढ़ने लगते हैं। यह साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। तो इस तरह से फेक डिमांड क्रिएट कर अडानी ग्रुप के कंपनी के दाम बढ़ाए जा रहे थे, जैसा कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। और इसी तरह के ऑफशोर कंपनीज में सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की हिस्सेदारी होने का दावा हिंडनबर्ग की 10 अगस्त 2024 की रिपोर्ट करती है, जिसके जवाब में माधवीपुरी बुच एक स्टेटमेंट जारी करके कहती हैं कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा के कहने पर करी थी, जो कि इनके हस्बैंड धवल बुच के बचपन के स्कूल फ्रेंड है और इनके पास सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन और 3i ग्रुप के एक्स एम्प्लॉय होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करियर रह चुका है। ये आगे लिखती हैं कि जब मिस्टर आहूजा सन 2018 में फंड के CIO पोजीशन को छोड़ते हैं तो हमने अपनी सभी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल ली थी और हमने मिस्टर आहूजा से कंफर्म भी किया है कि हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट अडानी के शेयर और बॉन्ड में नहीं थी। इसके अलावा हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में बताता है कि माधवीपुरी बुच के सेबी में आने के बाद उनके हस्बैंड की अपॉइंटमेंट दुनिया की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक स्टोन में हो जाती है, जिसके बाद REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ब्लैक स्टोन से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। ब्लैक स्टोन और REIT का कनेक्शन हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है, इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में सेबी के चेयरपर्सन का अडानी ग्रुप के कंपनी में हिस्सेदारी थी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।